नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो सिनेरियो बना हुआ है दुनिया में, एक अजीब तरह की उठा-पटक चल रही है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ट्रंप ने उठवाया है, सच में बड़ी थू-थू हो रही है। दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नज़र आ रही है। जैसी कि बयानबाजियाँ चल रही हैं, चाइनीज़ उनसे मिलने जाता है और उसी के बाद से सारा खेल शुरू होता है। और अब आगे क्या होगा, उस पर भी आप सबकी नज़रें यकीनन लगी होंगी। ज़ाहिर-सी बात है, अब चाइना कह रहा है कि मदुरो को रिहा किया जाए, तो ये चल क्या रहा है? वैसे भी पूरे गेम में एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ है, तो इसे समझते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। मेरे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ चुके हैं विभूति झा जी। विभूति जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। और आज दूसरी बार आपके साथ हम जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर, जो हम ये देख रहे हैं वेनेजुएला में जो ड्रामा हुआ है, अमेरिका ने जिस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति को बेड़ियों में जकड़ लिया है एंड उनकी जो टाइमिंग है, मीन्स कुछ समय पहले ही उनसे एक चाइनीज़ मिलता है और उसके बाद से डेल्टा फोर्स जो है, मदुरो को पकड़ लेती है। अब रविवार को चाइना ने कहा है कि ये बड़ा गलत हुआ है, छोड़ा जाए मदुरो को, तो इसे क्या समझा जाए? देखिए, चाइना और अमेरिका अभी दुनिया के नंबर 1 या नंबर 2 देश माने जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था को देखा जाए, मिलिट्री व्यवस्था को देखा जाए तो ये नंबर 1, नंबर 2 है। रशिया जो है वो नंबर 3 में गिनती होती है आर्थिक व्यवस्था में, नॉट कंपैरिजन, बट वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन मिलिट्रीली रशिया अमेरिका के बराबर है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो G2 की बात हुई थी, तो चाइना जो है अमेरिका को अपने नंबर 1 पोजीशन से गिराना चाहता है ऑब्वियसली। और इसमें भारत का क्या पोजीशन है? भारत चौथे नंबर का है आर्थिक देश में, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से, और मिलिट्री के हिसाब से आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर भारत का मान बहुत बढ़ा है। तो एक दो बातें मैं आगे पीछे होके करूंगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत से लोग संदिग्ध हैं कि ये नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रति जिनकी मोहब्बत ज्यादा है, अमन की आशा वाले जो है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। और मेरा सिर्फ एक ही छोटा सा सवाल है, अगर पाकिस्तान ने प्लेन्स गिराए होते, आजकल तस्वीरें ली जा सकती हैं, तो आज वो तस्वीरें वो दिखा दिखा के रोज कहानी सुनाता रहता। आज तक पाकिस्तान ने वो नहीं किया है, दो एविडेंस कि उसने इंडियन प्लेन्स को गिराया था। उसी हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का काम हुआ, चाइनीज डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए। वेनेजुएला में चाइनीज डिफेंस सिस्टम फिर फेल हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा कि चाइनीज डिफेंस सिस्टम जो वेनेजुएला में थी, उसका तहस नहस कर दिया अमेरिका ने। शायद ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सीखा होगा। ये सोचने वाली बात है लोगों को। सही कहा आपने। जहां तक भारतीय है, भारतीयों को इस मुद्दे में इमोशनल होकर के वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है। भारत को यह सोचना है कि इसमें हमारे फायदे का क्या है। मदुरो, यस, अमेरिका ने गुंडागिरी की है, उसको जाके किडनैप कर लिया, मिलिट्री टेक ओवर कर लिया। वो यहां तक कहा कि देश हम जलाएंगे जब तक ऑल्टरनेट प्रेसिडेंट नहीं आता है। तो इसमें हमारा क्या नुकसान, हमारा क्या फायदा है, ये सोचना पड़ेगा। वेनेजुएला 80%, वो जो उसके पास सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की रिजर्व है, राइट, वो 80% ऑयल चाइना को बेच रहा था युआन में। अगर युआन की ट्रेड हो रही है इस तरह से, चाइनीज करेंसी की ट्रेड हो रही है, तो उसका फायदा किसको हुआ? इंडिया को तो फायदा नहीं हो रहा उसमें तो चाइना का फायदा हो रहा है। 80% तेल खरीद रहा है खास रास्ते पे, खास रेट पे। वहां गोल्ड रिजर्व्स है और वो बिल्कुल अमेरिका के एग्जैक्टली साउथ में है। तो ये हमारे पिछवाड़े में अगर आप करेंगे तो ये हमें कबूल नहीं होगा। हम भी नहीं मानेंगे इस बात को कि चाइना हमारे यहाँ कुछ करे। उसी तरह से अमेरिका नहीं पसंद नहीं आया कि वो वहां कर रहा है। दूसरी बात,
अमेरिका में एक प्रेसिडेंट मॉनरो हुआ करते थे जिनका मॉनरो डॉक्ट्रिन बनाया हुआ था कि उन्होंने उस डॉक्ट्रिन के अंदर में यूरोपियंस को खास करके तहत दी थी कि आपको अमेरिका में आके कॉलोनीज नहीं बनाने देंगे। उसी का थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था जिसमें कि रोजवेल्ट डॉक्ट्रिन ऐड की गई उसमें कि साउथ अमेरिका में आप कुछ नहीं करेंगे, साउथ अमेरिका हमारा है, अमेरिका के साउथ में है वो, आप वहां नहीं आएंगे। तो आप देखेंगे कि यूरोपियन वर्चस्व वहां नहीं है बिल्कुल। कॉलोनियल टाइम में जो रहा हो, जैसे अमेरिका ब्रिटिश डोमिनेटेड था, स्पेनिश डोमिनेटेड अमेरिका, साउथ अमेरिका था, वो सब खत्म किया। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया, चाइना, वेनेजुएला, क्यूबा और वगैरह में आकर के हमारे पीछे आकर के हमारे बिल्कुल साउथ में आकर के हमारे करीब आ जाए। तो ये पहला था कि हम उसको तुमको नहीं करने देंगे। ये उसने दादागिरी की है। आप उसे गुंडागिरी कह सकती हैं। मैं अमेरिकन हूं, मैं कहूंगा कि भाई आई डू नॉट वांट चाइनीज पीपल कमिंग, चाइनीज गवर्नमेंट कमिंग नेक्स्ट टू माय कंट्री। आई डोंट वांट रशिया टेक ऑक्यूपाइंग क्यूबा। तो ये इनका अपना अंदरूनी मामला था, उसमें अमेरिका ने अपना वर्चस्व जमा दिया। दूसरी बात, चूंकि आपने गुंडागिरी की बात की, तो मैं आपके दर्शकों को यह भी शेयर करूंगा कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में गुंडागिरी और दादागिरी ही चलती है, जिसकी जो पुरानी परिभाषा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हमारे देश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो वहां पे गांधीगिरी, मोरालिटी, एथिक्स नहीं आता। मोरालिटी और एथिक्स में, मेरे विचार से, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पॉलिटिक्स में और जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी और नैतिकता जो है पॉलिटिकल पंचलाइन के शब्द होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने उस देश के लीड प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, बात सही है, मैं उससे बिल्कुल, उसमें झिझक नहीं होगी मुझे ये कहने की बात सही है। लेकिन वो कौन था? आज मेरा तो पूरा विश्वास कि आज सारा भारतीय समुदाय बहुत प्रसन्न होगा अगर अमेरिका ने ये आसिम मुनीर को उठा लिया होता तो। तो हमें इस बात से सोचना पड़ेगा रियलिस्टिकली। इसका असर भी है नेगेटिव। हर चीज के कोरोलरी होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जिसमें आज अमेरिका ने अपने आप को नुकसान भी पहुंचाया है। देखिए, हर चीज जो कोई करता है तो उसका असर भी होता है। बहुत सारे लोग इससे नाराज भी हैं, यार ये अमेरिका की ज्यादती है, और मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बात की ज्यादती हुई है। क्या यही सबसे अच्छा तरीका था वेनेजुएला को बदलने का? शायद नहीं, आई डू नॉट नो, बट ये हुआ। विभूति जी, जिस तरीके से अब चाइना की बयानबाजी आ रही है, तो इसे क्या समझा जाए? वेनेजुएला के बहाने अमेरिका और चाइना आमने सामने आ गए हैं। जंग तो तेल की है ना, 80% ऑयल तो चाइना ही ले रहा था। आपने भी कहा ये वाली बात। राइट, जंग तो तेल का है, ये खेल ही तेल का है। पेट्रो डॉलर्स के बने, ये जो था 100 साल पहले की बात है। देखिए, हमने पिछले बार में कहा था कि जियोपॉलिटिक्स पान के दुकान पे नुक्कड़ पे चर्चा करने वाली बात नहीं होती है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब, असली अर्थ होता है कि हमें क्या करना है फलाने साल तक, उसके लिए क्या क्या साधन हमें जमा करने हैं, क्या क्या हमें संस्थाएं बनानी है। ये व्यवस्था को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो 100 साल पहले जैसे यूएस ने किया, वेनेजुएला के साथ डील की थी उन्होंने ऑयल रिजर्व के बारे में, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सऊदी अरेबिया के साथ क्या किया था? पेट्रो डॉलर्स की बात की थी कि सारे ऑयल की सप्लाई जो होगी वो डॉलर में होगी। वेनेजुएला के साथ भी वैसा किया, तो डॉलर का वर्चस्व बढ़ा उसी तरह से। अब आज सऊदी अरेबिया ने छोड़ दिया, ये 80% उसका ऑयल युआन में हो रहा था, तो डॉलर पे नुकसान हो रहा था। तो अमेरिका ने कहा कि अगर हमारा डॉलर वीक हो जाएगा तो फिर हमें नुकसान ही होगा ना। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा जो बोलबाला है डॉलर के नाम पे, वो बोलबाला कम होगा। तो सब अपनी अपनी व्यवस्था को बचाना चाहते हैं। तो चीन जो है वो चाहता है कि डॉलर की अवस्था को कमजोर किया जाए, अमेरिका चाहता है डॉलर की अवस्था को मजबूत रखा जाए। ये दोनों देशों की आपस की लड़ाई, नंबर 1 या 2 के रैंकिंग में है इकोनॉमिक वाइज। तो ये इनका युद्ध चलता रहेगा। सवाल ये उठता है कि कौन
बनेगा सिकंदर। तो ट्रंप के बारे में, अमेरिका के बारे में इतना मेरा विचार है एज एन अमेरिकन कि ये जो है, हम आज दुनिया भर में एक समय अमेरिका का बोलबाला था, आज अमेरिका को कोई पसंद नहीं करता। मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मेरी बहुत बातें होती हैं लोगों से। आज अमेरिका के नाम से लोग नाराज हैं, ये गुंडा है। देखिए, बुली को कोई भी पसंद नहीं करता। मैंने जब ट्रंप बने थे तो मैंने कहा भी था उनको कि आप बहुत सारी बातों का परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आप बुली ना बने, क्योंकि अमेरिका एज ए कंट्री डजंट लाइक बुलीज इटसेल्फ। तो अगर आप बुली बन गए तो आपको लोग कभी ना कभी छुरी मारने की कोशिश करेंगे, कि बिकॉज नोबडी लाइक्स बुली को, नोबडी लाइक्स। चाइना को भी कोई नहीं पसंद करता दुनिया में। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो हम सबों को समझना चाहिए कि चाइना एज अ देश, उसकी फिलॉसफी, उसकी पॉलिसीज को कोई भी पसंद नहीं करता। वो अपने सिर्फ जोर और किलर कॉन्ट्रैक्ट, चाइना के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं देशों के साथ, वो बड़े, उसका नाम ही है किलर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो स्लेवरी का नया रूल होता है। आपको आर्थिक व्यवस्था में वो इस तरह से जकड़ लेता है कि वो आपकी जमीन खरीद लेता है, आप कभी उसको सूद वापस दे नहीं पाएंगे, सूद या प्रिंसिपल कभी दे नहीं पाएंगे वो वापस उसको। उसके कॉन्ट्रैक्ट को किलर कॉन्ट्रैक्ट्स माना जाता है। इसीलिए आपको जान के खुशी होगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल साउथ के कोलैबोरेशन की बात की, आज अफ्रीका मोदी जी के साथ है। नोबडी लाइक्स चाइना। चाइना पैसे का बैग लेके जाता है और कैप्चर कर लेता है। तो ये जो है, आज अमेरिका कोई पसंद नहीं कर रहा है, ये भारत का फायदा है, क्योंकि भारत ने ही अपने सारे व्यवहार जो बदले हैं, लोगों को निमंत्रण जो दिया है, भारत ने कंडीशनल के साथ दोस्ती नहीं की है। आप, मोदी जी का यही स्टेटमेंट था यूनाइटेड नेशंस में कि आप हमारे आर्थिक स्थिति में शामिल हों और हमारी आर्थिक स्थिति के कारण आपकी भी आर्थिक स्थिति बड़ी होगी। तो वेनेजुएला जो हो रहा है, इससे भारत को फायदा है, क्योंकि लोग देखेंगे कि वही एक देश है जो जोर जबरदस्ती नहीं करता हमारे साथ और समानता, इक्वालिटी की बात करता है। तो यही बात है। मैंने इस बात को भी कहा था कि आज अमेरिका जो था, जज एडवोकेट जनरल बन गया खुद, जिसकी मर्जी हम उठा के ले जाएंगे। इसमें एक बात है कि भारत को कैसे फायदा उठाना चाहिए। देखिए, किसी के गैर वाजिब एक्शन पे हमें हर वक्त कमेंट नहीं करना चाहिए, करने की जरूरत भी नहीं है। जो कर रहा है करने दो उसको। मैं यही सवाल पूछूंगा भारतीयों से जो नाराज है ट्रंप से कि मदुरो को उठा लिया। मैं कहूँगा, अगर आज यही मुनीर को उठाया होता तो आप क्या करते? आप खुश होते ना? तब तो ढोल नगाड़े बज रहे होते। एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूं कि मडुरो कम्युनिस्ट था, वो उसकी जो सिस्टम थी जिसमें इतनी करप्शन थी कि आप समझेंगे राहुल गांधी वहां से ट्रेनिंग लेके आया होगा शायद, कि जितनी करप्शन थी वहां पे, जितना लूट मार था, जिस तरह से पब्लिक परेशान थी, ये बात भी सच है। तो लोग वहां भी बहुत खुश हैं, लेकिन हर चीज का अपना अपना असर होता है। मेरे विचार से ये गलत है बट उचित था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मेक अ डिस्टिंक्शन। गलत था लेकिन उचित है, ये करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो चाइना की वर्चस्व बढ़ता और भारत को नुकसान होता। थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। वही मैं आपसे बात कर रही थी ना कि चाइना बहुत उछल रहा है कि हमारे दोस्त को क्यों इस तरीके से बंधक बनाया हुआ, जल्दी छोड़िए, ब्ला ब्ला। तो वो ऐसा है ना कि अगर अमेरिका का दुश्मन है रशिया और चाइना तो वो अमेरिका देख रहा है कि चाइना और रशिया से तो लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो जो उनके समर्थक हैं, जो उनके मित्र हैं, उन पे प्रहार करो। जैसे इंडिया के साथ किया रशिया के साथ हटाने के लिए, तो वेनेजुएला को किया, जैसे इसको कर रहा है, ईरान को कर रहा है, क्योंकि वो भी रशिया का दोस्त है। तो अगर हमने दोस्तों को हटा दिया तो शायद रशिया मान जाए। तो ये खेल जो है चलेगा। इसमें एक और बात भी है, ट्रंप को नाटो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि ट्रंप को नेटो बिल्कुल पसंद नहीं है, ईयू की दादागिरी पसंद नहीं है। ईयू पार्लियामेंट इज अ पार्लियामेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स।
इट इज रन बाय ब्यूरोक्रेट्स। वो मेरे विचार से वो ईस्ट इंडिया कंपनी का 21st सेंचुरी का स्वरूप है, कैसे अपना बोलबाला चलाए रखे, ये हमेशा वो देखते हैं। तो माय सजेशन इज कि चाइना जो है, चाइना का डेंजरस रोल है। क्या हम मैं भारतीय और अमेरिकन के हिसाब से बोल रहा हूं, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार से सोचें कि आपके लिए कैपिटलिज्म सिस्टम ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक है, फ्रीडम सिस्टम ठीक है, या चाइना का सिस्टम ठीक है। अंकुश लगा के करके आप पे रोक लगाई जाए। तो वेनेजुएला, चाइना, रशिया उस तरह की सोशल फ्रेमवर्क है। वो सोशल फ्रेमवर्क हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हम दूसरे तरह के लोग हैं। तो ये जो है नाटक कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। आप सही कह रहे हैं कि जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है, क्योंकि मादुरो जो है 2020 से ही अमेरिका की हिट लिस्ट में थे, राइट, और वो अपने आप को बचा के चल रहे थे। लेकिन शायद से किसी उनके अपने ने उनकी लंका लगा दी है ना, कुछ मुखबरी ऐसी हुई है। जब आप लंका की बात कर रही हैं तो मैं कहूंगा कि विभीषण को बुरा नाम न दें। विभीषण ने धर्म की रक्षा की थी। बहुत बहुत बड़ा संदर्भ है ये। विभीषण ने धर्म की रक्षा करके राम जी के पास आए थे। वो किसी रावण के पास नहीं गया था कि मेरे भाई रावण को मारो। वो धर्म की रक्षा के लिए आया था। तो वो जो उदाहरण दिया जाता है, घर का भेदी लंका ढाए, वो मेरे विचार से विभीषण जी के प्रति अन्याय है। वो धर्म के लिए लड़े थे। यहां पे आप देखिए, एक और मुद्दा मैं डालना चाहता हूं आपको। इनका पूरा सिस्टम तैयार था। वेनेजुएला की आर्मी को बिल्कुल निकम्मा कर दिया उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव लगा करके वहां पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो आज की तारीख में अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज काम नहीं करेगा। तो रेडार वगैरह वगैरह सब बंद हो गया। और ये गए, वहां की आर्मी लड़ाई भी नहीं कर सकी, बिल्कुल कैप्चर किया, मदुरो को कैप्चर किया, उसकी पत्नी को उठाया और वापस आए फटाफट। ये बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड मूव था। बहुत दिनों से इसकी तैयारी हो रही होगी, राइट। आपको एक संदर्भ देता हूं। जब ओसामा बिन लादेन को ओबामा के रूल में जब कैप्चर किया गया था एबटाबाद में, तो क्या थी कहानी कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस 2 हेलीकॉप्टर में गए। एक हेलीकॉप्टर गिरा भी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल समय पे सब कुछ करके ओसामा बिन लादेन को गोली मार के उसके परिवारों को जो भी था उठा करके वो निकल गए मिलिट्री बेस के बगल में, पाकिस्तानी मिलिट्री बेस के बगल में। सोचिए बात। यूएस के पास वो शक्ति है, वो चापलूसी है कि पाकिस्तान सरकार उस वक्त में वो सोई हुई नहीं थी। वो जानबूझ के चुपचाप बैठी रही, क्योंकि जो ड्रेडेड आईएसआई की बात होती है ना, यू मीन टू से आईएसआई वाज सच अ महामूर्ख इनकॉम्पिटेंट एंटिटी कि सीआई अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर आए, कोई वो क्या कहते हैं मौन व्रत लेके नहीं आए थे। वो उसका रोटेशन में हो रहा था, आवाज हो रही थी उसकी। मिलिट्री कैंप के बगल में 2 गोलियां चली और एक भी मिलिट्री वाले ने गोली नहीं मारी, कोई सिक्योरिटी डिटेल की बात नहीं आई। तो ये पाकिस्तान मिला हुआ था अमेरिका से ओसामा बिन लादेन के कैप्चर में। उसी तरह से लोभ दिया जाता है किसी और को। ये 2020 से ये लगा हुआ था। इसकी इलेक्शन बिल्कुल गैर वाजिब थी पिछले साल की जो थी, तो इसके संदिग्ध अवस्था में था। तो किसी के पास अमेरिका ने, कहते हैं कि प्रलोभन दिया कि तुम्हें ये देंगे वो देंगे। ट्रंप ने 400 मिलियन का प्लेन लिया नहीं कतार से, मे भी शायद वो वही ट्रांसफर कर दिया होगा उनके पास। Who knows? So I'm telling you कि जो दिखता है वो असली नहीं है। आपको जो दिखाया जा रहा है हम वो देख रहे हैं। पीछे की बात, पर्दे के पीछे की बात अलग है जो सामने नहीं आती है। That's it. एंड आपने अभी जिक्र किया कि चाइना का सिस्टम जो है वो फेल हो गया, और यही चाइना का सिस्टम ऑफ सिंदूर में भी फेल हुआ ना। Right. उन्हें कुछ समझ नहीं आया।
एग्जैक्टली तो आप समझिए इस बात को कि शायद भारत ने मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये खेल क्या है, मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि जब भारत ने प्रहार किया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो वहां पे डेफिनेटली चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स जो थी उसको ओवरकम किया, ठीक है ना। पाकिस्तान वालों को पता भी नहीं चला, वो फेल हो गया। तो शायद अमेरिकन मिलिट्री ने पूछा होगा भारत से, यार इनके पास भी, वेनेजुएला के पास भी चाइनीज वाला है, तुमने क्या किया था जो हमें बताओ, राइट? हमें बता, हमारी स्ट्रेटजी वहां यूज की गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रोबेबली यूज की गई है, प्रोबेबली यूज की गई है, डेफिनेटली। देखिए कहते हैं अंग्रेजी की कहावत है, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स, फूल्स बाय देयर ओन। तो जब वो बात होती है, जब अमेरिका की मिलिट्री ने, अमेरिका और भारत की मिलिट्री का सहयोग बहुत अच्छा चल रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस सारी की सारी चल रही हैं। तो जब अमेरिका ने देखा कि वेनेजुएला की सारी सिक्योरिटी सिस्टम चाइनीज की है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोक दिया पाकिस्तान को इस तरह से, what did they do? That's what was the one which India must have shared, that military intelligence with them, कि how do you neutralize Venezuela. बाकी तो बात जो है हमें, I will tell you something, I don't want people to be sentimental about it. इस जियोपॉलिटिक्स इज अबाउट नॉट व्यक्तिगत स्वार्थ बट सामूहिक स्वार्थ वाली बात होती है। भारत के लिए क्या अच्छा है, कम्युनिस्ट रेजिम जो चाइना को सारा बिजनेस कर रहा है, या वो रेजिम जिसको हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से बातें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां तक टैरिफ की बात है, झगड़ा हो रहा है वहां पे, लेकिन कोई मारामारी तो नहीं हो रही ना। मोदी जी ने तो ट्रंप को गाली नहीं दी, ट्रंप ने मोदी को गाली नहीं दी, ठीक है ना। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम है उसमें सहयोग की व्यवस्था हो सकती है, संदिग्ध संबंध हो सकते हैं, लेकिन एक होता है कि मारामारी करने नहीं आते हैं। कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड फ्रीडम, दे आर टू इनकम्पैटिबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये मानना पड़ेगा हमें। एंड विभूति जी, जितनी जल्दबाजी में ये सब कुछ हुआ है, आपको लग रहा है कि अब जल्दी सजा भी हो जाएगी? क्योंकि ट्रायल शुरू हो जाएगा और आई थिंक जल्दी ही सजा का ऐलान भी हो जाएगा फिर। तो ये तेल के लिए इतनी जल्दी नहीं, ये आई टेल यू, एक बात मैं कहूं आपको कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू हैव द फ्रीडम, और आपकी फ्रीडम का जब दुरुपयोग हो तब आपको फ्रीडम को बचाना थोड़ा सा जरूरी ज्यादा होता है। तो इसमें आप देखेंगे इसको जल्दी एडजुडिकेट नहीं होगा, क्योंकि प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। तो यूएस ने मदुरो के खिलाफ जो अपने पूरे दस्तावेज बनाए हैं, उसमें यही है कि ये ड्रग डीलर था, इसकी कार्टेल थी, और वो कार्टेल जो थी अमेरिका में सप्लाई करती थी ड्रग, इसलिए उनकी जुरिस्डिक्शन है। दिस इज द रीजन फॉर जुरिस्डिक्शनल अप्रोच हियर। ट्रायल होगा, न्यूयॉर्क में रखा है, पता नहीं क्यों लाया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क तो पूरा ही लिबरल स्टेट है, यहाँ ममदानी तो लड़ने पे तैयार है ट्रंप से इस मामले में कि हम इमिग्रेंट को बचाएंगे। तो ये जल्दी नहीं होगा। बिसाइड्स दूसरी बात ये भी है कि यूएस इस बात को एक उदाहरण के समय उदाहरण की तरह दुनिया के सामने पेश करना चाहता है कि हमने उसको पकड़ा, लेकिन हम उसको न्याय दे रहे हैं। अगर कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो जाएगा वापस। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि बड़ी जल्दी से उसका निबट जाएगा मामला और जल्दी से केस हो जाएगा। ये केस चलेगा, वो जेल में बैठेगा थोड़ी देर अभी। और ये मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसको, मतलब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको जल्दी छोड़ा जाएगा? नहीं, आई थिंक उसको जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा। वो अब जो है वो लेवरेज बन गया चाइना और रशिया के बाद। आप यहाँ पे देखेंगी कि जहां तक जो दिखता नहीं है कि इसी तरह से जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला की रिसोर्सेज को कैप्चर किया है, अपना बना लिया, उसी तरह से आप देखेंगे यूक्रेन का भी सेटलमेंट होगा
और यूक्रेन के जो प्रोविंसेस जो रशिया के पास है वो रशिया के पास चले जाएंगे, और धीरे धीरे ताइवान भी चाइना को चला जाएगा। ये टेरिटोरियल मैप बदलेगा, दुनिया का अलग होगा, क्योंकि उसी में विद्वता है। क्योंकि रशिया और चाइना एक अमेरिका और चाइना ताइवान के लिए लड़ें, ये दोनों के विद्वता के बाहर की बात है। तो आप चाहे ताइवान ले लो, मैं वेनेजुएला लेता हूं, आप उधर का संबंध छोड़ो, आप चाहे ताइवान ले लो। डील मेकिंग ऐसे ही होती है। रशिया को बोल दिया कि तेरा यार है वेनेजुएला, तू डॉनबास रख ले, क्रीमिया रख ले, यूक्रेन का जो भी होता है तू भी रख ले, बात खत्म। बाद में नाटो को कट टू साइज करना है। ट्रंप ने एक मैसेजिंग जो है वो बड़ी सही दी है, जो कुछ भी हुआ है। मैसेजिंग, हाँ, मैसेजिंग जो है ट्रंप का वो हमेशा से रहा है कि यू कांट मेस अराउंड विथ अमेरिका। इसका बुरा असर भी होता है। एवरीथिंग पॉजिटिव हैज ए नेगेटिव एलिमेंट टू दैट। अमेरिका को, जैसे मैंने कहा था कि अमेरिका को आज बहुत कम देश प्यार करते हैं। जो भी करता है वो कहता है कि ये तो बुली है। देखिए, इस कंट्री में जितने सारे इमिग्रेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से तो आए हैं ना। ट्रंप अगर पाकिस्तान के मुनीर से गले लगता है तो कोई किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा नहीं लगता वो। जब हिंदुस्तानी के गले लगता है तो पाकिस्तानी को अच्छा नहीं लगता वो। गले जापान के गले लगता है तो चाइना के गले नहीं लगता वो, अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन यहाँ पे दुनिया के हर कंट्री से लोग आए हुए हैं। तो इसीलिए हमारे एक फेवरेट सैटिरिस्ट थे जो व्यंग की कविताएं लिखते थे और कहानियां लिखते थे, बहुत बढ़िया, पीजे ओरोक नाम है उनका। उन्होंने एक बार, मैंने उनके समारोह में मैं था और मैंने सुनी थी बात न्यूयॉर्क सिटी में, जब उसने कहा था कि अमेरिका विल फॉरएवर हैव अ बिग प्रॉब्लम in its foreign relations issues and its immigration policy. Guess why? Because everybody is a foreigner here. So everybody is a foreigner, everybody is an immigrant. तो आप जो अगर कोई पॉलिसी बनाएंगे, सब उसी नजर से देखेगा कि मेरे फायदे का है कि नहीं है। अगर मेरे फायदे का नहीं है तो मेरे अगेंस्ट हो गया। तो यहाँ पे इस चीज की पॉलिसी बनने में बड़ी मुश्किल है कि हम किसको फेवर करें, किसको ना फेवर करें। क्योंकि मुझे तो पता है कि हर एक व्यक्ति विशेष की अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम होता है, और बिल्कुल वाजिब भी है। Nothing wrong with it. I cannot expect a Pakistani to like me, just as he cannot expect me to like him. Matter over, clear, distinct, no confusion on that. तो उस हिसाब से ये इस देश को वो पॉलिसी समन्वय करने में थोड़ा कष्ट होगा, वो कष्ट होता है, but that's beyond that, everything is fine. Yeah. विभूति जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को बहुत विस्तार से आपने इतनी अहम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। थैंक यू।